प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश इस समय एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। कोरोना वायरस तो अदृश्य है, लेकिन जिस लापरवाही के चक्कर में जाने जा रही हैं, जो संकट हमारे चारों ओर है, वो अदृश्य नहीं है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक, और इसीलिए हम ऐसी ही लापरवाही के खिलाफ दस्तक देते हैं। आज सबसे पहली दस्तक उस राज्य से जुड़ी हुई जहां पर आम तौर पर लोग पार्टियां करने, जश्न मनाने, खुशियां लूटने जाया करते हैं, लेकिन आज उसी गोवा में खुशहाली नहीं बल्कि बदहाली नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 75 मरीजों की जान चली गई, और सिर्फ एक अदृश्य दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि वहां पर जो लापरवाहियां थी, अव्यवस्था थी, उसकी वजह से। गोवा के लोगों को बचा लो सर, मेरा इतना ही आपको रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। मेरे जीजा जी के साथ हुआ होगा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर। कामली जी, हम लोग हालात समझ सकते हैं और हम लोग आज तक और इंडिया टुडे पर ये सच्चाई जरूर दिखाएंगे कि आप रोइए नहीं, आप अपना ध्यान रखिए। गोवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आधी रात को बार बार ऑक्सीजन के लिए तड़पकर अब आम आदमी को जान न गंवानी पड़े, दस्तक देनी इसीलिए जरूरी है। हो सरकार सगळ्याक सांगता की सगळे सारखे सुरक्षीत चल्ला म्हणून, तुम्ही पळयात कशी परिस्थिती आयज ह्या वाढत चल्ल्या ती। जमीन पर जिंदगी के लिए जूझते मरीज, बिस्तर के बीच बची जगह में लेटकर अपनी सांसों के लिए लड़ता आम आदमी, और अस्पताल के वार्ड के गलियारे में छुट्टा जानवरों की तरह छोड़ दिए गए लोग। ये कहानी देश के उस राज्य की जहां अभी हर 2 में से 1 आदमी कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है, जहां देश दुनिया के 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर वर्ष अपनी खुशियों का उत्सव मनाने आते हैं। उस गोवा में ये मौत का मातम पसरने लगा, क्योंकि गोवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पता नहीं होता कि जिंदगी पाने के लिए भर्ती मरीजों के फेफड़ों में पहुंचती ऑक्सीजन आधी रात में कब खत्म हो जाएगी। 11 मई को 26 लोगों की जान ऑक्सीजन की किल्लत ले लेती है। दावा होता है कि 12 मई को 21 लोग दोबारा इसी अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए आधी रात में जूझते हुए दम तोड़ देते हैं। 13 मई को फिर से दावा होता है कि 15 लोगों के प्राण ऑक्सीजन की कमी से चले गए, और 14 मई को एक बार फिर 13 लोगों ने प्राण गंवा दिए। 4 दिन में 75 लोगों की मौत की वजह देश के एक समृद्ध संपन्न राज्य में ऑक्सीजन की कमी मानी जाती है। ये देखिए, जो 3rd और 4th फ्लोर है, उस जगह पर इस ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतने खराब हालात है, लॉजिस्टिकल इश्यूज इतने ज्यादा है कि जो ऑक्सीजन है वो बराबर से कोविड पेशेंट्स के वार्ड तक नहीं जाता, तो ऑक्सीजन अचानक से ड्रॉप हो जाता है और बिना ऑक्सीजन के कई सारे पेशेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। 3-4 दिन पहले 26 लोग मरे थे, उसके बाद 20 लोग मरे, कल 15 पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई, और आज मैं आपको बता दूं 13 पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। आम आदमी की जिंदगी की कीमत सरकारी व्यवस्था की निगाहों में कितनी कम है, इस बात की गवाही यह है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 12 मई को अस्पताल का दौरा करते हैं। मुख्यमंत्री के सामने अस्पताल के भीतर मरीजों के परिजन गिड़गिड़ाकर ऑक्सीजन की किल्लत की कहानी सुनाते हैं, लेकिन सीएम के दौरे के 48 घंटे में 28 और मरीजों की जान चली जाती है। गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने कहा था अब आज रात मरीजों की जान न जाने पाए, और देखिए शुक्रवार को 13 मरीजों ने दावा है ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। हर दिन आदमी मर रहा है, 20-25 लोग मर रहे हैं, वो जीएमसी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। गवर्नमेंट क्या कर रही है समझ में नहीं। कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा अगर गोवा बचेगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। ना ऑक्सीजन है, ना कुछ भी है, वेंटिलेटर कुछ भी नहीं उनके पास। कितना दिन हुआ? एक कम से कम 10 दिन होने आया अभी। अब इसे हैरानी कहें या शर्मनाक, फैसला आप खुद करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे गोवा के कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। गोवा के प्रधान सचिव बोलते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है।
गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन कह चुके हैं कि अस्पताल को रोज 3,456 सिलेंडर चाहिए, लेकिन आधे ही मिल पाते हैं। इन सब के बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का अलग राग है कि ऑक्सीजन सप्लाई की तो कमी ही नहीं है। 26 लोग मर गए क्या सर? ऑक्सीजन के लिए 26 लोग हाउ इज द रिस्पांस ऑफ कर्फ्यू? सर क्या 26 लोग मर गए क्या? हेमंत कांबले की जीजाजी गोवा के इसी अस्पताल में भर्ती थे, जहां से खुद वीडियो बनाकर यह हालत देश को दिखाने की कोशिश हेमंत कांबले ने की, और वो आज तक संवाददाता सौरभ को बताते हैं। अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है तो साइड में जितने भी बेड थे, जिसका पाइपलाइन से ऑक्सीजन आ रहा था, वो सब लोग बोला तो मच्छी जैसे ये फड़फड़ रहे थे। मेरे सामने मेरे जीजाजी का अंत हो गया सर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बाहर से ऑक्सीजन लेके आया था सर, मैं बाहर से किसके पास से भीख मांग के ऑक्सीजन का सिलेंडर लाया, लेकिन बहुत टाइम हुआ था सर। अब गोवा में कई विपक्षी दल गोवा के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराने जा रहे हैं। गोवा सरकार ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी है, लेकिन इस बात की गारंटी अब तक भी नहीं है कि गोवा में आधी रात ऑक्सीजन की किल्लत फिर किसी नागरिक की, मरीज की मौत की वजह तो नहीं बनेगी। सौरभ वक्तानिया, पणजी, आज तक। स्वास्थ्य कभी न हमारी सरकारों की वरीयता में रहा है और न ही आम आदमी जब वोट डालने जाता है तो स्वास्थ्य सोच कर देकर आता है। शायद एक तरह से ढल चुके हैं हम इस तरीके से, लेकिन आज के इस संकट काल में जब ये मुश्किल हमारे सामने खड़ी है तो वाकई ये सवाल उठता है कि स्वास्थ्य क्या इतना ही कम जरूरी था? बड़े बड़े जो पश्चिमी देश हैं वहां पर उनके नागरिकों पर किस तरीके से स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाता है, और हिंदुस्तान में जब आती है तो मात्र 5,000 रुपए की बात आती है और एक व्यक्ति उससे 3 गुना खुद के स्वास्थ्य पर खर्च करने को मजबूर होता है। अगर गांव देहात के ये हालात आज नजर आ रहे हैं कि वहां पर स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, तो समस्या वाकई बहुत विकट है। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। कोरोना एक बीमारी है, बीमारी देने वाला वायरस अदृश्य है, लेकिन उस बीमारी से बचाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में पसरी हुई सरकारी लाचारी तो दिखती है। इसी लाचारी पर 3 राज्यों से दस्तक देने पहुंचे आज तक संवाददाता। एनडीए शासित बिहार के दरभंगा से रोहित कुमार सिंह, कांग्रेस शासित राजस्थान से संवाददाता शरद कुमार और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में संवाददाता सुनील जी भट्ट बताएंगे गांवों और कस्बों के भारतीय नागरिक कैसे दिखने वाली सरकारी कुनीति रूपी दुश्मन के हाथों हारने के लिए मजबूर किए जाते हैं। 70-80 के दशक में राम से ब्रदर्स जिस तरह की इमारतों में भूतिया फिल्में बनाते थे, उनके लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज की एक खस्ताहाल बिल्डिंग एकदम मुफीद है, जहां इस बात की गारंटी नहीं होती कि यहां भर्ती मरीज पहले सही होकर जाएगा या इमारत का कोई हिस्सा भर-भरा कर पहले गिर जाएगा। मिथिलांचल और कोसी के मरीजों के लिए वरदान और लाइफलाइन कहे जाने वाला डीएमसीएच इस वक्त खुद लाइफ सपोर्ट पर चल रहा है। हम इस वक्त डीएमसीएच में मौजूद हैं, दरभंगा में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज भी चल रहा है इस बड़े अस्पताल में। लेकिन इस अस्पताल की हालत कैसी है ये तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये डीएमसीएच का सर्जिकल भवन है, और आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दिन इस अस्पताल की हालत कितनी बदतर हो चुकी है, किस जर्जर हालत में ये अस्पताल जो है वो चल रहा है। 10 साल में कई बार यहाँ भवन निर्माण विभाग ने कह दिया
अस्पताल के नाम पर कभी भी ढह जाने की आशंका में खड़ी इस इमारत को खाली कर दो। इसके छज्जे देख सकते हैं, छज्जे जो है बिल्कुल टूट चुके हैं। ऊपर की तरफ आप देखिए, सीलन से पूरा ये अस्पताल जो है वो कमजोर पड़ चुका है। इस अस्पताल में बालू सीमेंट इन खंभों और छत से नहीं झड़ी, बल्कि जनता को सुरक्षित इलाज देने की सरकारी नीयत ही खोखली है, ये साफ पता चलता है। और अब आप खुद को इस इमारत के वार्ड के भीतर रखकर यहाँ इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों की हालत के बारे में सोचिए। सरकार को तो यहाँ बोर्ड लगा देना चाहिए कि कमजोर दिल वाले इस अस्पताल में इलाज ना कराएं। कभी भी गिर सकता है, कभी भी मरीज भी मरेगा और हम भी मरेंगे। खतरा पूरे लगता है, पर सरकार इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। ऐसा सरकार है ये। अंदर भी हमने देखा है, अंदर भी डैमेज है, तो चाहिए कि सरकार जो है इस पे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करे। ऐसी हालत क्यों है जानिए। 2016 में इस जर्जर अस्पताल की जहां केंद्र और बिहार सरकार की साझा कोशिश से 160 करोड़ रुपए का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनना शुरू हुआ। इस नई बिल्डिंग को देखिए, जिसे 2018 में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा है, तो मरीज कंकाल नुमा अस्पताल में इलाज कराने को लाचार। और ये इमारत आम लोगों की जान बचाए ना बचाए, लेकिन सरकारी व्यवस्था की इज्जत जरूर बचा रही है। मान करेंगे पुरानी बिल्डिंग है, आजकल के नए बिल्डिंग के हिसाब से ही कभी नहीं गिरेगा, इसमें आदमी रहेगा तो उम्मीद है। अभी कोविड के पेशेंट को हम लोग CCW में कर रहे हैं और वही हमारा इज्जत बचाए हुए है। भगवान भरोसे आम आदमी की जिंदगी वाली दूसरी कहानी राजस्थान के सीकर से संवाददाता शरद कुमार लाए, जहां के गांवों में कोरोना की रफ्तार 36% की दर से दाखिल हो चुकी है। सीकर में 1800 लोगों की आबादी वाले चाचीवाद गांव में सन्नाटा है। ये सन्नाटा कोरोना ने फैलाया। 15 दिन में 13 लोगों की जान चली गई और इनके घर वालों को प्राथमिक स्तर पर बचाने वाला इलाज तक नहीं मिला। डॉक्टर ने पहले दूरी से बोल दिया कि बाहर ले जाओ, बोले यहाँ मत बैठने दो, अंदर मत लाओ, अंदर में लाओ। तो मैं बाहर से ले गया तो डॉक्टर खुद तो उठ के पीछे भाग गए और वहाँ से दूसरा कोई वो नर्स वगैरह है तो उनको भेजा। वो आके बाहर आके हमारे को बोला कि आप शहर ले जाओ इसको। इलाज क्यों नहीं मिल पाया, वजह जानने संवाददाता शरद कुमार उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए, जहां देखने सुनने इलाज करने वाला कोई है ही नहीं। चाचीवाद बड़ा गांव में 13 लोगों की मौत 15 दिनों में हो चुकी है और शायद ही कोई घर है जहां पर लोग खांसी बुखार से ग्रसित नहीं है। इसके बावजूद देख सकते हैं आपकी उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है और कल नोटिस बोर्ड पर लिख कर गए हैं यहाँ काम करने वाले एएनएम कि वो गांव में सर्वे करने जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा नहीं लौटी। गांव वालों का कहना है कि 1 घंटे भी यहाँ पर कोई नहीं रहता है। जब प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सरकारें फेल होती हैं, तो आम आदमी का जीवन मृत्यु के बाद ऐसी मटकियों में धार्मिक प्रथाओं के मुताबिक सिमट जाता है। सीकर की इस दातरू पंचायत में 6000 लोग रहते हैं। 30 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ले चुका और सबसे बड़े अस्पताल की हालत ये कि हमारा कैमरा देखकर लैब असिस्टेंट गेट खोलने पहुंचा। इस पूरे पंचायत में 30 लोगों की मौतें हो गई हैं 15 दिन में और ये यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है, आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन यहाँ पर कोरोना का कोई मरीज आए तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। अगर किसी भी तरह से गंभीर अवस्था में आ जाता है तो शहर ले जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और खुद जो डॉक्टर यहाँ पर देख रहे थे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में अब किस तरह से यहाँ पर इलाज होगा और कौन देखेगा, ये भी साफ नहीं है। तीसरी रिपोर्ट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से है। ये झगड़ा उस इमारत के पास हो रहा जहां अस्पताल होना था, डॉक्टर होने चाहिए थे। झगड़ा अस्पताल की इमारत बनाने वाले ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच चल रहा है। मेरे पीछे जो ये आप इमारत देख रहे हैं, ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर जम्मू के बाहरी इलाके में, गड्डीगढ़ इलाके में ये सरकारी अस्पताल है। और आप देखिए जो इतनी बड़ी इमारत बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर अस्पताल जो है वो नहीं है, यानी कि अंदर जो है बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है और कोई भी जो है स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। दरअसल इस इमारत को बने हुए जो हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 से 5 साल बीत चुके हैं और अभी भी ये जो अस्पताल है ये फंक्शनल नहीं है।
जम्मू के गड़ीखड़ में यह अस्पताल 2012 में बनना शुरू हुआ। 9 साल बीत गए, एक मरीज का इलाज आज तक यहां नहीं हो पाया। एक अस्पताल में जो उपकरण होने चाहिए, बेड होने चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इतने वर्ष बीत चुके हैं इस इमारत को बने हुए, फिर भी यहाँ पर अस्पताल जो है अभी तक फंक्शनल क्यों नहीं है? दरअसल स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके पास अभी ये इस इमारत का हैंडओवर जो है नहीं मिला है। यानी क्यों ये छुपाया जा रहा है? क्यों लोगों को यहाँ पे अंधेरे में रखा जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये हमारे साथ अच्छा हो रहा है। यहाँ के लोगों को अब तो हमें डरने की जरूरत है कि यहाँ के जो लोग हैं कहाँ पे जाएंगे, जब बीमार होंगे कहाँ पे जाएंगे, किससे उम्मीद करेंगे? तो फिर क्यों ना दे जनता दस्तक ऐसे अस्पतालों पर जिनकी एक्सपायरी डेट कब की बीत चुकी है, लेकिन जनता की जान उन्हीं के भरोसे है। वायरस नहीं दिखता, लेकिन सरकारी अस्पतालों की लाचारगी का संक्रमण तो नजर आता है ना। दरभंगा से रोहित कुमार सिंह और सीकर से शरद कुमार के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। जो ग्रामीण आंकड़े हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 अगर कोरोना के मामले आ रहे हैं तो उसमें से 3 ग्रामीण इलाकों से आना शुरू हो गए हैं, यानी वहां पर कोरोना का संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है हम सब देख रहे हैं। ऐसे में हम आपको जरा गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर एक मंत्री जी जब पहुंचते हैं, उद्घाटन होता है, तब तो अस्पताल में सारी सुविधाएं नजर आती हैं, लेकिन उनके जाते ही सब कुछ कैसे अचानक नदारद हो जाता है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना से मौत का सरकारी आंकड़ा जब 2.5 लाख के पार जा चुका है और औसत 4000 मौतें रोज होने लगी, तब टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ही 2 सबसे जरूरी उपाय माने गए जनता की रक्षा के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो और अधिक से अधिक लोगों को टीका लगे। लेकिन देश के कई राज्यों में जहां वैक्सीन की कमी के कारण सेंटर खाली हो गए और सवाल उठा कि क्या इसी तरह महामारी से लड़ने की तैयारी 1 साल में की गई। चिंता सबसे ज्यादा गांवों की है, जहां संक्रमण तभी कंट्रोल होगा जब जांच पूरी हो, इलाज पूरा हो। लेकिन गुजरात में गांधीनगर से आधे घंटे की दूरी पर मौजूद राचरडा गांव में क्या हुआ देखिएगा। गांधीनगर के इस राचरडा गांव में जब सरकारी मुहिम के तहत आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत होती है, तो राजस्व मंत्री कौशिक पटेल के साथ स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टरों की टीम नजर आती है। लेकिन आइसोलेशन सेंटर का दौरा करने के बाद मंत्री जी चले जाते हैं, तो आज तक संवाददाता गोपी घांगर पहुंचती हैं और देखिए क्या पता चलता है। गुजरात सरकार के जरिए मारू गांव कोरोना मुक्त, यानी मेरा गांव कोरोना मुक्त, इस तरीके का एक कैंपेन चलाया जा रहा है। हम उसी कोविड केयर सेंटर में है, जिसे गांधीनगर के महज 30 किलोमीटर दूर आए राचरडा में बनाया गया है। सुबह यहाँ पे मंत्री पहुंचे हुए थे, तब पूरा मेडिकल स्टाफ यहाँ पे था। लेकिन इस वक्त यहाँ पे आपको पहले तो कोविड केयर सेंटर दिखाते हैं कि जो कोविड केयर सेंटर यहाँ पे बनाया गया, और सुबह यहाँ पे जब मंत्री पहुंचे थे तब 3 कोरोना पेशेंट थे। वो तीनों में से एक भी पेशेंट इस वक्त इस कोविड केयर सेंटर में नहीं है। आपको दिखाते हैं, ये पूरा कोविड केयर सेंटर जो है वो खाली है। उन लोगों ने सारी की सारी किट लाके यहाँ पर रखी थी, लेकिन अभी आके मैं दूसरा एक काम खत्म करके आता हूँ। मैं सुबह में आइसोलेट सेंटर चालू किया है, अभी मैं आ रहा हूँ तो वो ना किट दिख रही है, ना कोई मेडिकल स्टाफ मुझे दिख रहा है। सुबह में जो 3 पॉजिटिव पेशेंट थे वो भी यहाँ पर लाए हुए थे, लेकिन अभी ना वो पेशेंट भी है और ना उनका स्टाफ भी है। तो क्या सरकारें, मंत्री और अधिकारी जनता की जान बचाने के नाम पर खाना पूर्ति का वो खेल खेल रहे हैं, जहां कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ रही है? ऐसा आइसोलेशन सेंटर किस काम का, जहां मंत्री जी के रहते डॉक्टर भी पहुंचे, दवाई और मरीज भी, लेकिन मंत्री जी के जाते ही मेडिकल सुविधाएं नील बटे सन्नाटा हो जाएं। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। संकट के इस समय में 2 तरह के विचार हैं। एक वो नेता जो सोशल मीडिया पर मदद मांगने पर ऐसी दवाएं और बेड्स मुहैया कराते रहे जो बाकी लोग जो कतारों में खड़े थे वो अपने लिए खुद हासिल नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा ये विचार कि जो दवाएं अस्पताल में नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं वो नेताओं के पास कैसे पहुंच जा रही। अब इसी क्रम में जो राजनीतिक रस्साकशी शुरू हुई है, जरा उसे देखिए। किसी मरीज को जरूरत हुई तो ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाया, किसी को जरूरत हुई तो प्लाज्मा की मदद दी, किसी ने कहा SOS इमरजेंसी है तो इंजेक्शन से लेकर दवाएं और अस्पताल में बेड तक दिलाया।
सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ऐसे मरीजों की मदद करके सुर्खियों में आए यूथ कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास से जब दिल्ली में क्राइम ब्रांच के अधिकारी ये पूछने पहुंचे कि आखिर ये दवाएं और बाकी मेडिकल उपकरण कहां से लाते हैं, तो सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक सवाल उठने लगा, क्या मदद करना अभी गुनाह है? देश के हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है, क्या रेमडेसिवियर का इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराध है। श्रीनिवास बीवी की तरह ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप कुमार पांडे भी लोगों की मदद कोरोना के संकट काल में करते रहे। पुलिस की टीम इनसे भी मेडिकल मदद सामग्री का सोर्स पहले पूछ चुकी है। क्या ये सब सियासी साजिश है? क्योंकि राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। तब बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का बयान आता है कि गैर जरूरी राजनीति इस मुद्दे पर ना हो, ये कानूनी प्रक्रिया है और पूछताछ उनसे भी हो चुकी है। बीजेपी नेता हरीश खुराना भी मदद पर पूछताछ की बात बताते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है, जैसा कि मुझे आज मालूम चला कि श्रीनिवास जी के पास भी आज गई थी। वैसे ही परसों एक क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी करी और स्टेटमेंट लेकर चली गई। दिल्ली पुलिस की दलील है कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है, जहां दीपक सिंह नाम के शख्स ने दवाओं के अवैध वितरण पर नेताओं की जांच कराने की याचिका दाखिल की थी। ठीक बात है, हालांकि दस्तक देता एक सवाल यह भी है कि जांच इस बात की भी क्यों नहीं होती कि आखिर ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेदार, जहां जनता को एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक दवा के पत्ते, अस्पताल के एक बेड और इंजेक्शन की 4-5 शीशी की मदद पाने के लिए भटकना पड़ता हो। आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। दस्तक के इस हिस्से में अब आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कुछ चल रहा है उसके बारे में अपडेट देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें वहां पर लगी हुई हैं। कोरोना के हिसाब से तो इजराइल ने कह दिया था कि हम अब कोरोना मुक्त हैं, लेकिन एक तरह से हिंसा मुक्त नहीं हो पाया। 10 मई को जिस तरीके से हमास की ओर से रॉकेट बरसाए गए थे और इजराइल ने अपने नागरिकों को उसमें गंवाया था, उसके बाद से इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी जारी है और इजराइल ने अपनी सीमाओं पर अपनी सेना को तैनात कर दिया है, यहां तक कि टैंकों को वहां पर लगा दिया है। और अब यह सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल गाजा में घुसकर हमास को खत्म करने पर इस बार आमादा है। इजराइल हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मिटा रहा है। इजराइल हमास के हथियारों को ध्वस्त कर रहा है। इजराइल हमास के रॉकेटों को आसमान में ही बर्बाद कर रहा है। अब तक इजराइल की वायुसेना गाजा पर आग बरसा रही थी। हमास से जुड़ी इमारतों को इजराइल की वायुसेना मिट्टी में मिलाने में लगी है, लेकिन वायुसेना के बाद अब इजराइल ने अपनी थल सेना को भी सीमा पर तैनात कर दिया है। बॉर्डर पर इजराइल वो बम इकट्ठा कर रहा है जो आने वाले दिनों में वो हमास पर इस्तेमाल करने वाला है। सवाल यह है, क्या इजराइल अब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है? क्या अब इजराइल की थल सेना गाजा के भीतर जाने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और फिलिस्तीन में सीधी जंग छिड़ने वाली है? इजराइल अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। गाजा में इजराइल का जानी दुश्मन हमास उस पर रॉकेटों की बरसात कर रहा है। इजराइल अधिकतर रॉकेटों को तो आसमान में ही निपटा दे रहा है, लेकिन फिर भी कई रॉकेट इजराइल के शहरों में फटकर
दहशत फैला रहे हैं। इजराइल में क्या हो रहा है उसे आप इस वीडियो से समझिए, जिसमें एक भाई अपनी बहन को किसी तरह पकड़कर जमीन पर लेटा हुआ है और भरोसा दिला रहा है कि उसे वो कुछ नहीं होने देगा। जो इजराइल अपने एक एक नागरिक की जिंदगी बेशकीमती मानता है, उस इजराइल में हमास के रॉकेट हमलों से अचानक हर जिंदगी खतरे में आ गई है। जो इजराइल विरोधियों को घर में घुसकर मारने के लिए जाना जाता है, उसे घर में घिरा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए उसने गाजा को निशाने पर ले लिया है, जहां से हमास उस पर रॉकेट दाग रहा है। गाजा में आज आपको हर तरफ तबाही के निशान दिखेंगे। हमास से जुड़ी इमारतों को इजराइल अपनी वायुसेना की मदद से मिट्टी में मिला रहा है। गाजा के जिस भी इलाके में इजराइल हमला करता है, वहां से धुएं का गुबार उठना शुरू हो जाता है। गाजा में इजराइल ने क्या तबाही मचाई है, उसे आप इस शहर की इजराइल पर 2000 से ज्यादा रॉकेट बरसा चुका है, जिसका जवाब इजराइल ने अब तोप से भी देना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक इजराइल गाजा में 200 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर चुका है। इसके अलावा 24 स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसमें पढ़ने वाले 24,000 से ज्यादा बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इजराइल थमने को तैयार नहीं है। दुनिया भर के देशों से पड़ने वाले दबाव को दरकिनार करते हुए इजराइल ने गाजा से लगी सीमा पर टैंकों और सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल अब जमीनी सैन्य अभियान छेड़ने पर विचार कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने गाजा की सीमा के पास सेना की 2 टुकड़ियां और एक हथियारबंद टुकड़ी को तैनात कर दिया है। इसके अलावा सेना के कम से कम 7,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया है। इजराइल की इस तैयारी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इजराइल सेना बहुत जल्द इसकी योजना पेश करेगी, जिसे सरकार से मंजूरी लेनी होगी। जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर है, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। אמרתי אתמול שלבני החושך האלה, לטרוריסטים של החמאס והג'יהאד האסלאמי שדמם בראשם, ולפני שעה קלה אנחנו חיסלנו מפקדים בכירים במטה הכללי של החמאס, כולל את מח"ט עזה וגם מפקדים אחרים, וזו רק ההתחלה. אנחנו נכה בהם מכות שהם לא חלמו עליהם. इजराइल के मंसूबे हमास को इस बार तबाह करने के हैं। इसी सिलसिले में उसने हमास के यूएवी को गाजा से इजराइल में घुसने के दौरान खत्म कर दिया। इसी तरह इजराइल की सेना के निशाने पर गाजा की वो सुरंगें भी हैं, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होता रहा है। इजराइल की सेना ने 160 लड़ाकू विमान, टैंक, तोप को बॉर्डर पर हमला करने के लिए लगा दिया है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में 40 मिनट के अंदर इजराइल ने उत्तरी गाजा पर 450 मिसाइल गिराकर हमास के 150 ठिकानों को नष्ट कर दिया। कुल मिलाकर इजराइल अपने दुश्मन हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, जिसकी तैयारी उसने बरसों से की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की सेना क्या जमीनी कार्रवाई करने जा रही है? आज तक ब्यूरो। ये जो पूरा संघर्ष चल रहा है उस पर ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो कि इस्लामिक देशों का एक संयुक्त संगठन है, उसमें भी चर्चा होने वाली है रविवार को। इन बातों पर चर्चा होने वाली है कि जो अल-अक्सा मस्जिद है उसमें जिस तरह से हिंसा हुई, या फिर जो इजराइल की आक्रामकता है उसे किस तरीके से देखा जाए। इसमें एक ऐसी आशंका बन रही है कि कहीं जो ओआईसी है वो बहुत सख्त रुख न ले ले, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद ये संघर्ष किस दिशा में जाएगा। इजराइल जल रहा है,
उसके शहरों में आगजनी हो रही है, ऐसी हिंसा हो रही है जो दुनिया की शांति को भंग कर सकती है। आखिर इन तस्वीरों का संबंध दुनिया की शांति से कैसे है, उसे समझें। उससे पहले इस तस्वीर को देखकर समझिए कि इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल में यहूदी और अरब मूल के लोग रहते हैं जो आजकल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इजराइल के शहरों में दंगा हो रहा है। ऐसे ही दंगे की चपेट में ये एम्बुलेंस आ जाती है। दंगाइयों ने एम्बुलेंस को पहले रोका और फिर ड्राइवर को मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की गेट बंद थे, जिससे नाराज होकर हिंसा करने वालों ने पथराव शुरू कर दिया। इसी तरह की हिंसा इजराइल के एक और शहर में हुई। ये देखिए कैसे चारों तरफ आग लगी हुई है। इस आगजनी में पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आग के गोले पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। जवाब में पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। ये सारी हिंसा उस वक्त हो रही है जब शहर की सड़कों पर ट्रैफिक है जो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फंस जाते हैं। डर के मारे लोग अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाने लगते हैं। इजराइल के भीतर भी यहूदी और अरब उपद्रवियों के बीच ये झड़पें इतना गंभीर रूप ले चुकी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने देश में गृह युद्ध छिड़ने की चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल में हिंसा क्यों भड़की और हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू क्यों किए। इस सवाल का जवाब पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह में छिपा है, जहां से निकली चिंगारी में आज इजराइल से लेकर गाजा तक जल रहे हैं। पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह में यहूदी और अरब मूल के लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले अरब लोगों के घर और जायदाद पर यहूदी लोगों ने अदालत में दावा कर रखा है। अरब मूल के लोगों को लगता है कि ये उनके पुश्तैनी घर छीनने और उन्हें पूर्वी यरूशलेम से बेदखल करने की एक साजिश है। इसे लेकर शेख जर्राह इलाके में पिछले काफी वक्त से साथ साथ रहने वाले अरब और यहूदी पड़ोसियों के बीच खासा विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसी तू मैमे का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें दोनों पक्षों में कहासुनी हो रही है। Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But it's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. इस सारे विवाद की जड़ इजराइल की सरकार का एक फैसला है जिसने 1948 की जंग में पूर्वी यरूशलेम में अपने घर खोने वाले यहूदियों को अपनी जायदाद पर दावा करने का हक दे दिया है। हालांकि अरब मूल के लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे ये लोग खफा हैं और इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। शनिवार को इसी मुद्दे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई जो मुस्लिमों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच गई। इस पूरी झड़प में 300 अरब मूल के लोग और 9 इजरायली पुलिस अफसर घायल हो गए। अपने पवित्र स्थल में इस तरह की अफरा तफरी और हिंसा की तस्वीरों ने फिलिस्तीनियों समेत पूरे मुस्लिम जगत को परेशान कर दिया। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने पुलिस के एक्शन को सही ठहराकर ये जता दिया कि यरूशलेम पर इजराइल अपना दावा पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से रखेगा और उसे अपने हिसाब से बसाएगा। इस तरह इजराइल में शुरू हुई हिंसा से नाराज होकर हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी और 2014 के बाद सबसे गंभीर हिंसा की चपेट में दोनों देश आ गए। इजराइल को इस वक्त अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है, जो हमास से तुरंत रॉकेट हमले रोकने को कह रहा है। I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. अमेरिका का साथ मिलने से इजराइल पूरी तरह से आक्रामक है और हमास को मिटाने पर आमादा है। लेकिन ये जंग जितनी बड़ी होती जाएगी, मिडिल ईस्ट की शांति पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सवाल ये है कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन जंग छिड़ी तो इसका असर दुनिया पर क्या होगा। इस वक्त क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ में चलेंगे नेतन्याहू पूरी तरह से,
तो मैं समझता हूं कि वॉर को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने अभी ग्राउंड असॉल्ट के बारे में भी सोचा। अभी हालांकि क्रॉस नहीं किया था कुछ घंटे पहले तक, लेकिन इच्छा उनकी यही है कि पूरी तरह इसको इस बार इतना कमज़ोर कर दें हमास को। लेकिन ये भूलने की बात नहीं है कि जो इस तरह की जो रेडिकल आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड लोग होते हैं उनके ऊपर जितना प्रेशर पड़ेगा वो मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं हमेशा से। बाइडेन को हालांकि उनके रडार पे ये पैलेस्टाइन का मुद्दा नहीं है, लेकिन अब वो इसमें फिर से ड्रैग हो गए हैं। कोरोना ने दुनिया भर के देशों की कमर तोड़कर रख दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव का सीधा असर तेल की कीमतों पर होगा, जो पहले से बीमार अर्थव्यवस्थाओं का दम निकाल देगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत भी बहुत बारीकी से ये देख रहा है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच क्या चल रहा है। उस पूरी हिंसा की निंदा की गई है। खास तौर से जो गाजा से रॉकेट बरसाए गए थे उसकी निंदा भारत ने की है। भारत चाहता है कि शांति स्थापित हो और यही सबके हित में भी रहेगा। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।